Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will start the chapter 16 Environmental Issue. जैसे कि मैं हर चैप्टर में बोलती हूँ कि मैं प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन लूँगी, तो इस बार भी मैंने प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। वो प्रीवियस टॉपिक मैं पिछले 4 वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ और ये वीडियो 4 का है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो देख सकते हो। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. If the level of BOD is increases, polluted of water will increase or decrease. You have to answer increase or decrease. Okay. Second question. Algal bloom due to. Third question. What is the scientific name of water hyacinth and other name of water hyacinth? Fourth question. What causing decline in bird population? Fifth question. Disease causes due to drink of impure water. ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का न्यू टॉपिक होगा यूट्रिफिकेशन एंड सेकंड टॉपिक है अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो चलो मैं एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। यूट्रिफिकेशन. Eutrophication is the natural aging of lake by nutrient enrichments of water. Means eutrophication का मतलब ये है जितने ज़्यादा लेक पुराना होते जाएगा उतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स भरते जाएंगे। ठीक, क्योंकि उसमें मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारा सीवेज डल चुका रहता है, उसके कारण इसमें न्यूट्रिएंट्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है। इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. जो यंग लेक होता है, जो नया लेक होता है, उसमें वाटर ठंडा रहता है और साफ रहता है, तो उसमें जो लाइफ सपोर्टिंग है वो काफ़ी कम होता है. विथ टाइम स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. मीन्स अगर उसमें ड्रेनिंग करते जाते हैं, जब उसमें मीन्स बहुत सारे कचरे वगैरह सब डाले जाते हैं, तब उसमें जब उसमें हम बहुत सारे मिनरल इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो एक्वेटिक एनिमल्स को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है. एज द लेक फर्टिलिटी इंक्रीजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्गन्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन बिगिन टू डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम. मीन्स जैसे लेक का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है वैसे प्लांट एनिमल के भी फर्टिलिटी इंक्रीज होते हैं और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिपॉजिट हो जाता है लेक के नीचे. ओके. ओवर द सेंचुरीज एज स्लीट और ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल्स अप द लेक ग्रो सेलोवर एंड वार्मर. अब बहुत मीन्स सेंचुरीज में 100 सालों के बाद मीन्स लेक में बहुत सारे सिल्ट, ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये सब वो सब ग्रो करने लग जाते हैं और वो लेक को छोटा और गर्म बना देते हैं. With warm water organisms supplementing those that thrive in a cold environment, जिसमें आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ. Marsh plants takes root in a shallow and begin to fill in original lake basin. और जो plants के roots बढ़ते जाते हैं इससे lake shallow हो जाता है और मीन्स इसमें original lake basin बनते जाता है. Eventually the lake gives way to large masses of floating bog finally converted into land. अब इसमें बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं लेक में और जिसके कारण वो लैंड में कन्वर्टेड होने लग जाता है, फ्लोटिंग ट्रीज उसमें होने लग जाते हैं, इसके कारण ये लैंड में कन्वर्ट हो जाता है. डिपेंडिंग और क्लाइमेट साइज ऑफ द लेक अदर फैक्टर द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर. अब ये क्लाइमेट ऊपर डिपेंड करता है या फिर लेक के साइज ऊपर डिपेंड करता है और उसके और कई सारे अदर फैक्टर्स हैं. वो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक मीन्स उसमें जो नेचुरल एजिंग लेक का कम से कम थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं. हाउएवर पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैन एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम कैन रेडियली एक्सेलरेटेड द एजिंग प्रोसेस. अब इस पर्टिकुलर 3 लाइन में ये बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो गंदगी फैलाया जाता है लेक में, जैसे कि जो गंदा पानी है हमारे होम से या फैक्ट्री से जाता है उसको हम लेक में कर देते हैं, तो इस फिनोमिना को
कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by the sewage and agriculture and industrial waste। और मतलब बहुत साल पहले जो लेक है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे थे, जैसे कि सीवेज में, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी यूट्रिफिकेशन हुआ था। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितना ज़्यादा सीवेज होगा, जितना ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा यूट्रिफिकेशन होगा। द प्राइम कंटामिनेट एंड नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट। और जो नाइट्रेट और फॉस्फेट है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजिंग अनसाइटली स्कर्म एंड अनप्लीजमेंट ऑर्डर। और ज़्यादा मीन्स उसमें अगर गंदगी फैल रहेगा तो जब एल्गी का ग्रोथ होना, स्कर्म, और मीन्स जो अनप्लीजमेंट ऑर्डर मीन्स बहुत बेकार सा इसमें स्मेल आने लग जाता है। एंड रॉबिंग द वाटर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू द अदर एक्वेटिक लाइफ। और इसमें मीन्स ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा कम होता जाता है, इससे एक्वेटिक लाइफ भी थोड़ा कम होने का चांस रहता है। At the same time, other pollutant flowing into the lake may poison whole population of fish। और जो अदर पॉल्यूटेंट्स रहता है मीन्स जो पहले मैं बता चुकी हूँ, जैसे सीवेज में बीओडी का लेवल ज़्यादा होता है तो पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण वो टॉक्सिक हो जाता है। समटाइम कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं जो फिश के डेथ का भी कारण बन जाता है। whose decomposing remain further deplete the water dissolve oxygen content, और ये ऑक्सीजन कंटेंट को भी कम कर देता है। इन सच fashion a lake can literally choke to the death। और ये जो लेक है उसमें का पानी मीन्स सेवरल डेथ का भी कारण बन जाता है। heated thermal waste water flowing out the electricity generating units। ओके, तो इसमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा भी मीन्स बहुत सारे वेस्ट वाटर आते हैं और उसमें चले जाते हैं लेक में। एग्जांपल जैसे कि थर्मल पावर प्लांट कंस्टिट्यूट अदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर। जब थर्मल पावर प्लांट के कारण उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है थर्मल वेस्ट वाटर के कारण, तो उसमें ऑर्गेनिक लाइफ रहने मीन्स उसमें जो एक्वेटिक लाइफ रहने का चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। तो फिर उसके बाद जो फिश है, प्लांट है, वो कोल्ड एरियाज में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजियस फ्लोरा एंड फाउना, बट ये ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना को कॉज करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द यूट्रिफिकेशन। एंड नाउ we come into the case study of integrated waste water treatment। अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि कैसे वेस्ट होता है वाटर, क्या क्या उसके डिफेक्ट हैं। अब हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो वेस्ट वाटर इंक्लूडेड सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। पहला तो का ये है कि पहला तो वेस्ट वाटर को ठीक करने का है सीवेज ट्रीटमेंट बाय द यूजिंग ऑफ मिक्स आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोसेस। मीन्स क्या है, इसमें नेचुरल प्रोसेस होता है जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज उसमें लाना, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनोवेटिव टाउन, बट एक अदर मेथड और था जो टाउन आरकट्टा के जो सिचुएटेड था नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में, कैलिबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। जो कैलिफोर्निया में हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी था उसमें के जो टाउन्स के पीपल ने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्रिएट करा। द क्लीनिंग ऑकर इन 2 स्टेज। पहले तो उस लोगों ने द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग और क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर द स्टील। Lot of dangerous pollutant like dissolved heavy metal still remain. To combat this innovative approach was taken and जो फर्स्ट स्टेप ने उन्होंने लिया था वो पहले तो सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद फिल्टर भी किया और उसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट किए। मगर ये सब करने के बाद भी उसमें बहुत सारे डेंजरस मेटल डिजॉल्व हो गए।
वो ज़्यादा बैड अफेक्ट था हमारे बॉडी के लिए। तो उन्होंने सेकेंड ये किया कि द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेस ओवर अ 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्सलैंड। एप्रोप्रिएट प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया वर सीडेड इनटू द एरिया which neutralize, absorb and assimilate the pollutants. Hence, as the water flow through the marshes, it get purified naturally. अब इस पर्टिकुलर 3-4 लाइन्स में ये बताया गया है कि उन्होंने कैसे मीन्स अच्छे से बाय नेचुरली मेथड उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट किया। तो फर्स्टली उन्होंने किया कि जो 6 कनेक्टेड मार्स हुआ था 60 हेक्टर्स, उन्होंने 60 हेक्टर्स में मीन्स मार्स बनाया 6 टू कनेक्ट करके, और उसमें उन्होंने प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया को वहाँ पर आसपास एरिया में लगा दिया ताकि वो सब मीन्स वहाँ के जो मिनरल्स है उसको वो लोग न्यूट्रलाइज करें, एब्जॉर्ब करें, जो वो वहाँ पर के फालतू के पॉल्यूटेंट्स थे। इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से हो पाया। अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मेथड में ये अंतर है कि पहले उन्होंने सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीन किया, मगर बहुत सारे मेटल बच गए जो अफेक्ट था, बट यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि ये यहाँ पर नेचुरली मेथड से प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया को लगाया जो एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रलाइज किया, एसिमिलेट किया जो वहाँ के फालतू के पॉल्यूटेंट्स थे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। द मार्सेस also constitute a sanctuary with a high level of biodiversity in the form of fishes, animal, birds that now reside there. A citizen called friend of अर्कटा मार्स। अब इस 3 लाइन्स में ये बोला गया है कि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है जैसे कि फिश, एनिमल, बर्ड, ये लोग ज़्यादा ग्रोथ हुआ उन लोग का। और इस सिटीज़न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि ये क्या ट्रीटमेंट किए थे, जो फॉर्म है वो, जैसे कि फ्रेंड द अर्कटा मार्स, एंड यू हैव ऑल्सो लर्न द फॉर्मूला ऑफ फ्रेंड ऑफ अर्कटा मार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप द सेफ गार्डिंग द वंडरफुल प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट को किए थे वो ये फ्रेंड ऑफ अर्कटा मार्स ने किया था। जो ये पर्टिकुलर ये जो ए और बी लिखा है ना, ये दोनों प्रोसेस को ये फॉर्म नहीं किया था। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम्ड दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर require water, means all this time we have assumed that removal of waste require water, means बहुत सारे, अब पानी को तो वेस्ट नहीं कर सकते, we require after treatment that water, ऐसे में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। The creation of sewage, but what if water is not necessary to dispose of human waste like the excreta। अब इसमें यह बोला गया है, इस पर्टिकुलर 2 लाइन्स में ये बोला गया है कि जो हम लोग टॉयलेट में जो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा पानी, वो यूज़ ना होए। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव डिड नॉट फ्लश द टॉयलेट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन। वेल, दिस इज ऑलरेडी रियलिटी। इकोलॉजिकल, सैनिटेशन, सुटेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन excreta using dry decomposing toilet. This is practical, hygienic, efficient, cost-effective solution of human waste disposal। मीन्स अगर ड्राई कंपोजिंग टॉयलेट यूज़ करेंगे तो वो प्रैक्टिकली हाइजेनिक और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ह्यूमन वाटर डिस्पोजल के लिए, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो द की पॉइंट टू नोट हियर दैट the composing method human excreta can be recycled into the resource as a natural fertilizer। जो human excreta है वो रिसाइकल करके एक नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ किया जा सकता है, विच रिड्यूसेस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकल करके नेचुरल फर्टिलाइज़र करें। There was a working ecozone toilet in many areas, केरला एंड श्रीलंका। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इकोजन टॉयलेट कहाँ बना था, तो वो केरला एंड श्रीलंका। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 टॉपिक, यूट्रिफिकेशन एंड केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। टुमारो आई विल एक्सप्लेनिंग द सॉलिड वेस्ट and the come under the topic case study of remedy for plastic waste. I hope you understand these 2 topics and thanks for watching.